इस बात से हैरान हाइजीदाओ हैरानी से देखता है। वो हकलाते हुए पूछता है कि क्या उस मॉन्स्टर से लड़ने वाला आदमी सच में कोई नया रिक्रूट है। उसके पीछे पेटो कैप्टन ये कंफर्म करता है कि ये सच है, जबकि बाकी ग्रुप घबराकर देख रहा है। पसीने से तर और घबराया हुआ पेटो कैप्टन बताता है कि उस आदमी का नाम लियू शैंग है, जो एक मार्शल आर्टिस्ट है जिसे उन्होंने यामू प्लैनेट रीजन से चुना था। कैप्टन मन ही मन इस सिचुएशन को सही ठहराने की कोशिश करता है। खुद से कहता है कि चूंकि ये लियू शैंग का पहली बार बैटलफील्ड में जाना है, इसलिए अपनी जबरदस्त पावर के बावजूद वो टेक्निकली एक रिक्रूट है। चुपचाप हाइजी दाओ लड़ाई की ओर मुड़ जाता है। उसकी नज़रें लड़ाई पर टिकी होती हैं ताकि वो खुद इस अविश्वसनीय वॉरियर को देख सके। बैटलफील्ड में वापस आकर लियू शैंग जोरदार मुक्कों की बौछार करता है। उसकी मुट्ठियां रोशनी का धुंधलापन बन जाती हैं, जो लगातार उस पर्पल बीस्ट पर वार कर रही हैं। जैसे ही वो लड़ाई में हावी होता है, लियू शैंग के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट शिकारी मुस्कान फैल जाती है। दूर से देखकर हाइजी दाओ सोचने से खुद को रोक नहीं पाता कि क्या सच में उस आदमी का यही नाम है। लियू शैंग अपना हाथ बढ़ाता है और बैंगनी जानवर का सिर पकड़ लेता है और जोर से उसकी सारी हरकतें रोक देता है। कांपते हुए जानवर को ठंडी निराशा से देखते हुए लियू शैंग उसे बताता है कि अपने बड़े शरीर के बिना वो असल में काफी कमजोर है। ये तय करते हुए कि अब लड़ाई बेकार है, वो इसे तुरंत खत्म करने का फैसला करता है। जानवर डर के मारे चीखता है और लियू शैंग अपनी चमकती मुट्ठी हवा में ऊंची उठाता है। बिना जरा भी रहम किए वो अपनी मुट्ठी नीचे कर लेता है, जिससे बिजली और एनर्जी का एक बड़ा खंभा निकलता है, जो उसके दुश्मन को पूरी तरह से घेर लेता है। इससे जो शॉकवेव निकलती है वो बहुत बड़ी होती है, जबकि हाइजी दाओ धमाके के सामने मजबूती से खड़ा रहता है और हैरानी से चिल्लाता है। पेटू कैप्टन और बाकी लोग आखिरी हमले की जबरदस्त ताकत से लगभग उड़ जाते हैं। जैसे ही धमाके की धूल जमने लगती है, लड़ाई के मैदान का अफरा तफरी वाला माहौल आखिरकार शांत हो जाता है। जमने के बीच लियू शैंग अपने दुश्मन के बचे हुए हिस्सों के ऊपर खड़ा है। वो लेवल 13 के जानवर का कटा हुआ सिर ट्रॉफी की तरह पकड़े हुए है और बोरियत भरे अंदाज में कह रहा है कि ये कुछ खास नहीं था। जानवर के बचे हुए हिस्सों को बेकार न जाने देने का फैसला करते हुए लियू शैंग अपना हाथ हिलाता है। वो उसकी बची हुई एनर्जी को जमा करना शुरू करता है और उसे क्रिस्टल बनाने का प्लान करता है। हालांकि जैसे ही वो काम खत्म करने वाला होता है, कुछ अजीब होता है। उसकी तेज नजर अचानक नर्म पड़ जाती है और नींद की एक जबरदस्त लहर उसे घेर लेती है। अचानक हुई थकान से लड़ नहीं पाने के कारण लियू शैंग की आंखें बंद हो जाती हैं और उसके चारों ओर गुलाबी और नीली एनर्जी का एक भंवर बनने लगता है। उसका शरीर उस बहुत ज्यादा एनर्जी पर रिएक्ट करते हुए, जिसे उसने इस्तेमाल किया और सोख लिया, बेहोशी में चला जाता है। दूर से देखते हुए हाइजी दाओ की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि लियू शैंग के साथ क्या हो रहा है। बाकी ग्रुप बस कंफ्यूजन में देख सकता है, क्योंकि लियू शैंग पूरी तरह से घूमती हुई नीली एनर्जी के एक बड़े कोकून में बंद है, जो अब लड़ाई के मैदान के ऊपर चुपचाप तैर रहा है। हाइजी दाओ सावधानी से कोकून के पास जाता है, उसके चारों ओर घने एनर्जी शेल को महसूस करता है। उसे हैरानी से एहसास होता है कि लियू शैंग ने अभी अभी एक ब्रेक थ्रू हासिल किया है और अब वो लड़ाई के मैदान के ठीक बीच में इवॉल्व हो रहा है। चार्ज लेते हुए हाइजी दाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करके कोकून को हवा में ऊपर उठाता है। वो हैरान बचे लोगों, जिनमें सिया और टैंगडुन भी शामिल हैं, अपने पीछे आने का ऑर्डर देता है और कहता है कि उन्हें कमजोर हालत में लियू शैंग की रक्षा के लिए तुरंत बेस पर वापस जाना होगा। बचे हुए लोगों के लिए वापस आने का सफर पूरी तरह से अजीब लगता है। अंतरिक्ष के शांत खालीपन में तैरते हुए हाल की लड़ाई एक अजीब, कभी न भूलने वाले सपने जैसी लगती है। हालांकि थकी हुई और घायल लाल बालों वाली ऑफिसर जानती है कि ये सब बहुत असली था। वो सोचती है कि अगर उनकी चोटें और उनके लापता साथी न होते तो उसे यकीन करने में मुश्किल होती कि ये सब सच में हुआ था। हाइजी दाओ खालीपन से रास्ता दिखाते हुए लियू शैंग के बड़े कोकून और बाकी ग्रुप को अपनी पावर से ले जाते हैं। कुछ देर बाद वो आखिरकार अनाउंस करते हैं कि वे रुक सकते हैं, क्योंकि वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। ग्रुप एक बड़े स्ट्रक्चर के सामने रुकता है और लियू शैंग का कोकून उसके बगल में चुपचाप तैर रहा होता है। हाइजी दाओ उन्हें उनकी नई सैंक्चुरी, अलग आसमान वाले बैटलफील्ड के बेस से इंट्रोड्यूस करते हैं। उनके सामने एक बड़ा फ्यूचरिस्टिक गेट खुलता है, जिसमें एक बड़ा हाईटेक शहर दिखता है, जो तेज और वेलकमिंग लाइट में नहाया हुआ है। राहत का एहसास बहुत ज्यादा है। सिया खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वे आखिरकार सुरक्षित हैं, जबकि बाकी लोग जश्न मना रहे हैं। हाइजी दाओ शांत रहता है और एक आवाज उसका नाम पुकारती है। सफेद यूनिफॉर्म और फ्यूचरिस्टिक वाइजर वाला आदमी उनके पास आता है। वो इज्जत से झुकता है, हाइजी दाओ का उसके मिशन से वापस आने पर स्वागत करता है। वो आदमी बचे हुए लोगों और अजीब कोकून को देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि ये देखकर अच्छा लगा कि इस बार उनमें से इतने सारे लोग वापस आए हैं। हाइजी दाओ बिना समय बर्बाद किए वो तुरंत लियू शैंग के तैरते हुए कोकून के चारों ओर गार्ड तैनात करने का सख्त आदेश देता है, ताकि ये
पक्का हो सके कि उसका विकास हो रहा है। किसी भी हालत में उसे परेशान नहीं किया जाता। इसे संभालने के बाद हाईजी दाओ पीली रोशनी की एक लकीर में बदल जाता है और बड़े स्पेस स्टेशन के ऊपरी लेवल की ओर उड़ जाता है। वो कई मैकेनिकल गेट से तेजी से गुजरता है, एक हाई सिक्योरिटी हैंगर में घुसता है जहां दूसरे लोग उसे सलूट करते हैं जब वो उड़ता हुआ गुजरता है। आखिर में वो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की ओर उतरता है जो एक बहुत बड़े बारीक नक्काशी वाले ड्रैगन के सिर के सामने बना है। वो जोर से जमीन पर उतरता है, उसका एक्सप्रेशन गंभीर और फोकस्ड होता है। प्लेटफॉर्म पर बैंगनी बालों और नुकीले कानों वाली एक महिला ऑफिसर उसका इंतजार कर रही है, जो आराम से लॉलीपॉप का मजा ले रही है। वो एक आरामदायक मुस्कान के साथ उसका स्वागत करती है और कहती है कि वो उसे इतनी जल्दी वापस देखकर हैरान है। फिर वो सीधे पूछती है कि क्या वो जल्दी वापस आ गया, क्योंकि जब तक वो वहां पहुंचा सभी रिक्रूट्स पहले ही मर चुके थे। हाईजी दाओ उसे कंफ्यूज्ड लुक देती है, उसके अजीब सवाल की वजह से नहीं बल्कि उसके अजीब शब्दों की वजह से। वो उससे पूछता है कि उसने इस तरह की स्लैंग कहाँ से सीखी। लड़की बस हंसती है, जवाब देती है कि ये लेटेस्ट ट्रेंड है। हाईजी दाओ का एक्सप्रेशन एक बार फिर सीरियस हो जाता है। वो उसे बताता है कि रिक्रूट्स सेफ हैं, लेकिन एक छोटी सी घटना हुई है जिसके बारे में उसे तुरंत रिपोर्ट करना है। फिर वो पूछता है कि क्या स्टेलर सुप्रीम कमांडर अवेलेबल है। लड़की अंदर की ओर इशारा करती है, ये बताते हुए कि कमांडर अंदर है लेकिन बिजी हो सकता है। हाईजी दाओ बेसब्र होते हुए उससे तुरंत अनाउंस करने के लिए कहता है और जोर देकर कहता है कि उसकी रिपोर्ट अर्जेंट है। तभी उसके डिवाइस से एक नोटिफिकेशन की आवाज़ हाईजी दाओ का ध्यान खींचती है। वो अपनी कलाई पर होलोग्राफिक डिस्प्ले पर नजर डालता है और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। वो खुद से हकलाता है, समझ नहीं पाता कि वो क्या देख रहा है। डेटा लियू शेंग के कुकून से है। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि ये अभी भी लगातार बढ़ रहा है, एक ऐसी चीज जो उसने पहले कभी नहीं देखी या सुनी भी नहीं है। उसके विचारों में बैंगनी बालों वाली लड़की माशा की वजह से रुकावट आती है, जो जोर से हाथ हिलाती है। वो उससे कहती है कि स्टेला कमांडर इंतजार कर रहा है और उसे जल्दी से अंदर जाना चाहिए। जैसे ही माशा उसे अंदर आने का इशारा करती है, बड़े बड़े सजावटी मैकेनिकल दरवाजे धीरे धीरे खुलते हैं। हाईजी दाओ एक बहुत बड़े महल जैसे हॉल में कदम रखता है। छतें बहुत ऊंची हैं और उसके कदमों की आहट उस बड़ी खाली जगह में गूंजती है। कमरे का बड़ा आकार ही यहाँ रहने वाले व्यक्ति की अविश्वसनीय अहमियत बताता है। वो आगे बढ़ता है, फिर रुकता है और सम्मान से झुकता है। अपने सामने खड़े व्यक्ति को लॉर्ड मोकुटो कहकर बुलाता है। कहानी पावर स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। 100 बड़े स्टार सेक्टर में 2 स्टेलर कमांडर हैं। एक यूनिवर्स के अलग अलग हिस्सों की देखरेख करता है, जबकि दूसरे मोकुटो को अलग अलग आसमानी युद्ध के मैदान की रखवाली का काम सौंपा गया है। आखिर में कमांडर को दिखाया जाता है। एक बड़े सिंहासन पर 4 हाथों वाला एक बहुत बड़ा मजबूत इंसान बैठा है। हर हाथ की हथेली में एक आंख है जो पलके नहीं झपकती। ये मोकुटो है, एक लेवल 14 मार्शल आर्टिस्ट जिसने कानूनों के क्षेत्र में महारत हासिल कर ली है, जिससे वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक बन गया है। स्टार कमांडर मोकुटो उसे सख्त नज़र से देखता है, ये मानते हुए कि वो एक रिपोर्ट बनाने आया है। मोकुटो की गहरी आवाज़ हॉल में गूंजती है जब वो देखता है कि हाईजी दाओ अभी अभी अपने मिशन से लौटा है। गंभीर दिखते हुए और माथे पर पसीने की बूंद के साथ हाईजी दाओ पुष्टि करता है कि उसकी रिपोर्ट सीधे उस मिशन से संबंधित है। अपने सबॉर्डिनेट के असामान्य रूप से तनावपूर्ण व्यवहार को देखकर मोकुटो उससे पूछता है कि वो इतना परेशान क्यों है। जवाब में हाईजी दाओ अपने डिवाइस से एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन एक्टिवेट करता है। वो स्थिति की गंभीरता को समझाता है। जिस दुश्मन ने रिक्रूट्स पर हमला किया था वो लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन का एक मिनियन था। वो आगे मानता है कि उस पर भी उसके शाप का असर हुआ था, जिससे समय की उसकी समझ बिगड़ गई और वो देर से पहुंचा। मोकुटो का चेहरा तन जाता है। देरी के बारे में सुनकर वो तुरंत सबसे बुरा मान लेता है और पूछता है कि क्या हाईजी दाओ ये मान रहा है कि वो मिशन में फेल हो गया है। हाईजी दाओ इससे तुरंत मना कर देता है। वो बताता है कि इसके विपरीत रिक्रूट टीम न केवल वापस आई, बल्कि उन्होंने ऐसा किसी की उम्मीद से कहीं ज्यादा जिंदा लोगों के साथ किया। जैसे ही मोकुटो हैरानी से सुनता है, हाईजी दाओ सबसे चौंकाने वाली बात बताता है। वो बताता है कि रिक्रूट्स के बीच एक छिपा हुआ एक्सपर्ट था, एक लेवल 13 मास्टर जिसने लॉ ऑफ थंडर को समझ लिया था।
इस मिस्टीरियस वॉरियर ने अकेले ही मिनियन को मार डाला और हाइजी दाओ के वहां पहुंचने से पहले ही पूरी लड़ाई खत्म कर दी। मोकुटो पूरी तरह से अवाक रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि एक एक्सपर्ट जिसने रेयर लॉ ऑफ थंडर में महारत हासिल कर ली थी, वो सिर्फ रिक्रूट्स के ग्रुप के बीच छिपा हुआ था। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।